Hello my dear students, you are most welcome in Remedy Physics classes. I am A.K. Roy. आज हम लोग जो इलेक्ट्रिसिटी हमारा जो चैप्टर चल रहा है यूनिट सेकेंड का, उसको हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। तो चलिए, तो लास्ट टॉपिक हम लोग इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को डिफ़ाइन किए थे और मैंने आपको कहा था कि अगले लेक्चर में हम इसको एक और तरीके से डिफ़ाइन कर सकते हैं एनर्जी के बेस्ड के अकॉर्डिंग। तो चलिए हम लोग उसके अकॉर्डिंग डिफ़ाइन करते हैं। तो टॉपिक नंबर आपका 3 ही होगा, ठीक है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। माय डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को ही हम लोग शॉर्ट में ईएमएफ बोलते हैं, ठीक है। और पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था कि इसको हम लोग एक डिवाइस भी मान सकते हैं जो कि हमें क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है। जैसे कि सेल का एग्जांपल हम लोग लेते हैं, तो इसको हम लोग अगर लिखना चाहते हैं या बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हमारा क्या है, तो ईएमएफ हमारा, अगर सेल का अगर हम क्या करते हैं कि डिफ़ाइन करते हैं कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के फॉर्म में, तो उसको हम लोग एनर्जी के अकॉर्डिंग डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो चलिए पहले लिख लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग उसको और अच्छे से समझ लेते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं ईएमएफ, या शॉर्ट में ही लिख सकते हैं आप इसको, ईएमएफ ऑफ द सेल can be also defined as the energy provided by the cell to drive a unit charge, once around the complete सर्किट। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे कि अगर हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की बात करेंगे, तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स अगर सेल की बात यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं, चूँकि सेल को भी हम लोग किसके अंदर कंसीडर कर सकते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के अकॉर्डिंग। तो हमने यहाँ पे लिखा है कि ईएमएफ ऑफ द सेल का जो ईएमएफ है उसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, कैन बी आल्सो डिफाइंड एज द एनर्जी प्रोवाइडेड बाय द सेल। जो भी एनर्जी प्रोवाइड करेगा, कौन करेगा, सेल, टू अ ड्राइव अ यूनिट चार्ज। और हम लोग सेल से क्या प्रोवाइड करवा रहे हैं, चार्ज प्रोवाइड कर रहे हैं यूनिट चार्ज के लिए। कब तक के लिए, तो कंप्लीट वंस अराउंड द कंप्लीट सर्किट। पूरे अगर कहीं पे भी अगर करंट फ्लो कर रहा है या करंट हमें प्रोवाइड हो रहा है, तो जब तक सर्किट कंप्लीट नहीं होगा तब तक हमारा नहीं हो सकता। इसलिए हमने यहाँ पे लिखा वंस अराउंड द कंप्लीट सर्किट। एक सर्किट में, यानी कि सर्किट को कंप्लीट करने में जितना हमें क्या, 1 यूनिट चार्ज, यानी कि यूनिट चार्ज हमारा क्या हो रहा, प्रोवाइड हो रहा है, किसके थ्रू हो रहा, तो सेल के थ्रू हो रहा। तो इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ईएमएफ। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि ईएमएफ रियल में क्या है, कि ये एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, जो फोर्स क्या करता है ना, कि फ्री इलेक्ट्रॉन को एक पुश करने का काम करता है, और फ्री इलेक्ट्रॉन के साथ में फिर हमारा चार्ज क्या करता है, कैरी करता है, और जिसके कारण हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी हमारा फ्लो होता है इन द सर्किट, या इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट जो भी बोल सकते हैं आप, उसको बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद की अगर हम बात करें, तो पिछले क्लास में हमने आपको एक इक्वेशन लिखा था, उस इक्वेशन को हम लोग समझते हैं। और अगर हम बात करेंगे एंड द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज गिवन बाय, इसको हम लोग किस तरह से निकाल सकते हैं,
तो सिंपली हम लोग ईएमएफ को यहाँ पे ईएमएफ को हम लोग जो है कैपिटल ई से भी इंडिकेट करते हैं, लेकिन यहाँ पे ई हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है इसलिए हम लोग उसको इंडिकेट नहीं करेंगे इसे, ठीक है, स्मॉल ई से इंडिकेट कर रहे हैं। तो ई इक्वल हम लोग लिख सकते हैं क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एल, ठीक है, जहाँ क्या है हमारा, अगर बात करेंगे हम इसकी बात करेंगे यहाँ पे ई की बात करेंगे, वेयर ई की बात करेंगे तो ई हमारा है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो कि ईएमएफ के कारण हमारा क्या होगा, प्रोवाइड करा होगा, पोटेंशियल डिफरेंस के कारण प्रोवाइड होगा। और डीएल हमारा क्या है, स्मॉल पाथ सेगमेंट है, मतलब ये कि कंडक्टर का या सर्किट का जो भी हमारा लेंथ होगा उस लेंथ के अकॉर्डिंग जो भी हमारा क्या होगा, प्रोवाइड होगा, क्या प्रोवाइड होगा, ईएमएफ प्रोवाइड होगा। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे हम लोग जब ईएमएफ को लेंथ के अकॉर्डिंग अगर डिफाइन करते हैं तो वहाँ पे ईएमएफ हम इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है हमारा ई इक्वल होता है V अपॉन L होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, लेंथ ऑफ कंडक्टर होता है, इसीलिए यहाँ पे चूँकि हम लोग क्या किए यहाँ पे कि एक छोटा सा जो भी पूरे सर्किट में जो छोटा छोटा हम लोग लेंथ को कंसीडर करेंगे और फिर पूरे लेंथ को हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे इंटीग्रेट करते हैं पूरे इलेक्ट्रिक फील्ड को, और उस पार्टिकुलर यूनिट लेंथ में जो हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, तो ये टोटल का समेशन होने के बाद में हमारा क्या प्रोवाइड होगा, पूरे हॉल सर्किट का हम इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे ईएमएफ हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे हमने यहाँ पे क्या लगाया, क्लोज इंटीग्रेशन लगाया, ठीक है। और आगे जब हम लोग इसका प्रॉब्लम बनाएंगे तो वहाँ पे और आपको क्लियर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। इसके आगे हम लोग इसके यूनिट के बारे में लिखेंगे, ठीक है, और फिर इसका जो इससे आगे का टॉपिक है उसको हम लोग क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए इसको राइट कर लीजिए, इसके बाद फिर हम लोग आगे का कॉन्सेप्ट हम लोग क्लियर करते हैं। नोट करके अगर हम कुछ पॉइंट लिखें तो उसमें सबसे पहली बात तो ये कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये रियल में हमारा क्या है ना कि पोटेंशियल डिफरेंस है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या रियल में पोटेंशियल डिफरेंस है, इसलिए इसका यूनिट जो होगा हमारा वो हमारा वोल्ट होगा। यूनिट इसका क्या होगा, वोल्ट होगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, फर्स्ट पॉइंट करके आप लिख लें, सीधा हम लोग लिख सकते हैं इसको, EMF इज द potential difference of the cell between potential difference of the cell between its plates. Therefore its SI यूनिट इज वोल्ट। इसलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, इसका जो SI यूनिट होगा वो हमारा क्या होगा, वोल्ट होगा, ठीक है। क्योंकि ये क्या हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है सेल के प्लेट के बीच में, इसलिए इसका क्या होगा, क्योंकि हम लोग को पता है पोटेंशियल डिफरेंस का SI यूनिट क्या होता है, वोल्ट होता है, इसलिए हम लोग इसको भी EMF को भी किस में रिप्रेजेंट करते हैं, SI यूनिट किस में रिप्रेजेंट करते हैं, वोल्ट में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट ये आता है कि 1 वोल्ट हम लोग किसको बोलते हैं, तो 1 वोल्ट को भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। तो आप 1 वोल्ट के बारे में लिख सकते हैं, इफ 1 joule of energy is provided by the cell
provided by the cell to drive 1 coulomb of charge once around the whole सर्किट। कहने का मतलब ये है कि अगर हम 1 वोल्ट, हमने क्या लिखा, 1 जूल ऑफ एनर्जी इज़ प्रोवाइडेड बाय द सेल। सेल क्या करता है, 1 जूल एनर्जी प्रोवाइड करेगा, ठीक है, किसके लिए, तो टू ड्राइव 1 कूलम ऑफ चार्ज, ठीक है, वंस अराउंड द होल सर्किट। पूरे सर्किट में अगर सेल के कारण 1 जूल एनर्जी प्रोवाइड किया जाता है और उस 1 जूल एनर्जी के कारण हमारा क्या होता है कि 1 कूलम चार्ज अगर हमारा फ्लो करेगा इन द होल द सर्किट, ठीक है, तो जो अमाउंट होगा हमारा ईएमएफ का वो हमारा किसके बराबर होगा, तो 1 वोल्ट के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, 1 वोल्ट के बराबर होगा। उम्मीद है कि आपको ये टोटल का टोटल ईएमएफ का हमने पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर दिया, लिखा दिया। चलिए इससे आगे का टॉपिक हम लोग देखते हैं। अगर हम 4th टॉपिक की बात करेंगे तो 4th टॉपिक है हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। करंट इलेक्ट्रिसिटी किसको बोलते हैं, तो हम लोग पहले लिखेंगे, उसके बाद फिर हम लोग इसको समझेंगे। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी हम लोग बोलते हैं कि अगर हमारा चार्ज क्या हो रहा है कि डिफरेंट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा, चार्ज हमारा क्या हो रहा है, डिफरेंट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा इन अ सर्किट। कहाँ से फ्लो हो रहा, इन अ सर्किट, ठीक है। तो वो जो चार्ज हमारा डिफरेंट डायरेक्शन में जो फ्लो हो रहा इन अ सर्किट, उस फ्लो ऑफ चार्ज को हम लोग क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। और इसका सिंपली एक और डिफिनेशन हम लोग बोल सकते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी का, द फ्लो ऑफ चार्ज पर टाइम इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी, या करंट हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे आपको डायग्राम भी बना देते हैं और फिर उसका हम एक जो परफेक्ट डिफिनेशन होता है वो भी आपको क्लियर कर दे रहा है, ठीक है। एकदम हमारे साथ में आप जब भी पढ़ें तो कॉन्सेप्ट आपको पूरा मिलेगा और एकदम पीसफुल माइंड होकर के आप स्टडी करें। यू हैव नो प्रॉब्लम इन फिजिक्स, ये मेरी गारंटी है, AK रॉय की गारंटी है, ठीक है। तो लिख सकते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी is defined as the flow of charge in a definite direction in a conductor, ठीक है। आप इसमें लगा सकते हैं, इस कॉल लगाना चाहते हैं, या फिर मैंने ऊपर में लिख दिया है करंट इलेक्ट्रिसिटी इज डिफाइंड एज द फ्लो ऑफ चार्ज इन अ डिफरेंट डायरेक्शन इन अ कंडक्टर, ठीक है। इस कॉल लगाना चाहते हैं, अगर यहाँ लगाएंगे तो इसको आप ऊपर का हटा दीजिएगा, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। आप इस कॉल ना लगाते तो यहीं पे आप फुल स्टॉप लगा दीजिए। अगर आप यहाँ पे नहीं लिखना चाहते हैं तो सिंपली आप अगर इसको हटा दें, ठीक है, द फ्लो ऑफ चार्ज इन अ डिफरेंट डायरेक्शन इन अ कंडक्टर इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये लगा सकते हैं। अगर ऊपर का रहते तो फिर आप यहीं पे फुल स्टॉप लगा देते। इस तरह से, जिस तरह से कॉन्सेप्ट आपके पास में होना चाहिए, जिस तरह से आप डिफाइन करना चाहोगे, कंटेंट्स वही होगा, आप उसको डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। अगर आप इसको, अगर हम लोग समझना चाहें, लिखना चाहें, इसका डायग्राम बनाना चाहें, तो हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं। किस तरह से लिख सकते हैं, तो मान लेते हैं कि ये हमारा एक कंडक्टर है। हमने माना कि ये हमारा एक कंडक्टर हुआ, ठीक है,
और इस कंडक्टर को हमने क्या किया, सेल से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा, ये मैंने आपको पहले भी लिख दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो होगा ये हमारा होगा पॉजिटिव टू निगेटिव। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन जो है हमारा कंडक्टर में, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है हमारा कंडक्टर में, इसका डायरेक्शन आपको निगेटिव टू पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो करंट का डायरेक्शन हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होता है। बात समझ गया? तो हमने मान लिया कि इसमें क्या होगा, क्यू चार्ज हमारा फ्लो करेगा किसके साथ में, और आई करंट हमारा टी टाइम के साथ में पास करेगा। तो इसको सिंपली हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इफ़ क्यू इज़ द चार्ज flowing through a conductor at any cross section, if Q is the charge flowing through at any cross section in a conductor in time t, then इलेक्ट्रिक करंट इक्वल हम लोग लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट आई इक्वल हम लोग लिख सकते हैं Q अपॉन टी। ये छोटा सा फॉर्मूला है, लेकिन आगे जा कर के हम लोग जो भी फॉर्मूला देखेंगे हर एक जगह आपको ये काम आने वाला है कि इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला हमारा क्या होगा, Q अपॉन टी, जहाँ पे हमारा Q क्या है, चार्ज है, T इक्वल टाइम है। और जो हमने आपको एक डिफिनेशन बताया था कि आप इलेक्ट्रिक करंट को, करंट इलेक्ट्रिसिटी को आप इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि द फ्लो ऑफ चार्ज इन अ यूनिट टाइम, या द फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी। आप उसके अकॉर्डिंग भी डिफाइन कर सकते हैं, या फिर ये जो हमने आपको लिखा इस तरह से भी आप डिफाइन कर सकते हैं। आप चाहो तो दोनों तरीके से करंट इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो भी डिफिनेशन था हमने इसको क्लियर किया। अब इसके बाद आता है कि एक बात और समझेंगे कि अगर हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी हमारा क्या है, स्टेडी है, लेकिन हमारा कांस्टेंट है, लेकिन हमारा एक पार्टिकुलर इंटरवल के बाद में अगर हमारा चेंज हो रहा है, या पार्टिकुलर इंटरवल में अगर हम देखना चाहते हैं कि पार्टिकुलर इंटरवल में हमारा करंट का वैल्यू क्या है, तो उस पार्टिकुलर इंटरवल में जो करंट का मैग्नीट्यूड होता है उसको हम लोग बोलते हैं इंस्टेंटेनियस करंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, इंस्टेंटेनियस करंट बोलते हैं। तो चलिए हम लोग उसको भी क्लियर कर लेते हैं, नोट करके उस पॉइंट को भी हम लोग क्लियर कर लेते हैं। If in a conductor current is, if in a conductor current is not steady by varying with time, then at that particular time it is called instantaneous करंट। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस करंट बोलेंगे। एंड इट इज़ गिवन बाय, कैसे निकालते हैं हम लोग, तो इंस्टेंटेनियस
करंट I इक्वल हम लोग लिख सकते हैं डी क्यू अपॉन डी टी। जिस पार्टिकुलर टाइम में, एक पार्टिकुलर टाइम में जो भी हम क्या करेंगे करंट का मैग्नीट्यूड होगा उसको हम लोग इंस्टेंटेनियस करंट बोलते हैं। नेक्स्ट क्लास में इसका हम लोग क्वेश्चन वगैरह भी करने वाले हैं, ठीक है। तो अभी आपको सीधा समझना है कि इंस्टेंटेनियस करंट हमारा क्या होता है कि एक पार्टिकुलर टाइम में जो करंट का हमारा वैल्यू होगा, ठीक है, तो उस करंट के वैल्यू को हम लोग इंस्टेंटेनियस करंट बोलते हैं। और 11th क्लास में भी आपने पढ़ा होगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में कि अगर हम एक जर्नी है, उस जर्नी में अगर किसी पार्टिकुलर टाइम में उस पार्टिकुलर बॉडी का अगर हम क्या करना चाहते हैं, वेलोसिटी अगर निकालना चाहते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलते थे, ठीक है। और वहाँ पे हमारा क्या होता था, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इक्वल हमारा क्या होता था, डी क्यू अपॉन डी टी होता था। वहाँ पर डिस्टेंस और टाइम लेते थे, यहाँ पर हमारा क्या होता है, चूँकि चार्ज अपॉन टाइम हमारा करंट होता है, इसलिए हम लोग इसको इस तरह से स्टडी करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद अगर बात करेंगे कि करंट के यूनिट के बारे में कि करंट का यूनिट क्या होता है, तो आप उसको भी लिख सकते हैं। यूनिट ऑफ करंट, ठीक है। तो हम लोग अगर इसको लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं द एसआई यूनिट ऑफ करंट इज कूलम पर सेकेंड which has been given a special name which has been given a special name is एम्पियर। रियल में अगर देखा जाए तो करंट का ऐसा यूनिट होता है कूलम पर सेकेंड। जैसे चूँकि आई इक्वल हम लोग लिखते हैं क्यू अपॉन टी लिखते हैं, ठीक है। तो क्यू का ऐसा यूनिट, चार्ज का ऐसा यूनिट होता है कूलम, ठीक है। और टाइम का ऐसा यूनिट होता है सेकेंड। तो इसलिए करंट का ऐसा यूनिट होता है कूलम पर सेकेंड। लेकिन इसको हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसका अगर हम ऐसा यूनिट बोलेंगे तो जो कूलम पर सेकेंड हमारा जो ऐसा यूनिट है उसको एक स्पेशल नाम दिया गया है और उस स्पेशल नाम को हम लोग क्या बोलते हैं, एम्पियर। इसलिए करंट का ऐसा यूनिट क्या होगा हमारा, एम्पियर बोलेंगे। लेकिन अगर कहीं पे अगर कूलम पर सेकेंड लिखा हुआ तो दैट इज़ नॉट रॉन्ग ऐसा यूनिट, ठीक है। अब इसके बाद ये तो पता चल गया हमको। यहीं पे एक छोटा सा सवाल आता मन में कि एम्पियर तो हो गया कि जिस तरह से हमने एक वोल्ट को डिफाइन किया है उसी तरह से आप एक कूलम को एक एम्पियर को भी क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग 1 एम्पियर को डिफाइन करते हैं। आप इसे राइट कर चुके होंगे। ये बार बार इसलिए करना पड़ता है कि मेरा इंक थोड़ा सा लग रहा है कि कम हो गया है और बीच में मैं अपने वीडियो को छोड़ नहीं सकता हूँ। 1 एम्पियर if if 1 coulomb charge, if 1 coulomb charge is flow in 1 second, then the required amount of current is called 1 एम्पियर। देखिए होता क्या है कि अगर एक सर्किट, जैसे कि हमने ये सर्किट लिया और इस सर्किट में क्या हो रहा है कि 1 कूलम चार्ज इस पूरे सर्किट में, इन हॉल सर्किट भी हम यहाँ पे लिख सकते थे, ठीक है। अगर इस हॉल सर्किट में अगर 1 कूलम चार्ज हमारा क्या हो जा रहा है, 1 सेकेंड में अगर हमारा प्रोवाइड हो जा रहा है, ठीक है, किसके कारण, ईएमएफ के कारण। अगर 1 कूलम चार्ज हमारा कंप्लीट हो जा रहा, मतलब 1 कूलम चार्ज हमारा पॉजिटिव से निगेटिव तक हमारा क्या हो जा रहा है,
पूरा का पूरा ट्रांसफ़र हो जा रहा, कितना टाइम में, 1 सेकेंड में। तो वो किसके कारण, तो 1 कूलम चार्ज ट्रांसफ़र करने के लिए या 1 कूलम चार्ज हमारा कैरी करने के लिए जितना 1 सेकेंड में जो कैरी होगा, तो जितना अमाउंट ऑफ करंट हमारा वहाँ रिक्वायर्ड हुआ, ज़रूरत पड़ा या यूज हुआ, उस अमाउंट ऑफ करंट को हम लोग क्या बोलते हैं, 1 एम्पियर बोलते हैं। तो इसको हम लोग सिंपली हमने डिफाइन किया, इफ़ 1 कूलम ऑफ चार्ज, 1 कूलम ऑफ चार्ज, यहाँ पे छूट गया, ऑफ चार्ज इज फ्लो इन 1 सेकेंड, देन द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ करंट इज कॉल्ड 1 एम्पियर। या इसी को हम लोग लिख सकते थे, इफ़ 1 कूलम ऑफ चार्ज इज फ्लो इन अ 1 सेकेंड, ठीक है, इन 1 सेकेंड इन अ सर्किट या इन अ हॉल सर्किट, ठीक है। अगर पूरे सर्किट में 1 सेकेंड में हमारा कितना 1 कूलम चार्ज अगर हमारा क्या हुआ, कैरी हुआ सर्किट के थ्रू, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, 1 एम्पियर बोलेंगे। और यहाँ पर अगर हम लोग सिंपली अगर मैथमेटिकल टर्म्स में अगर लिखना चाहें तो 1 एम्पियर इक्वल सीधा लिख सकते हैं 1 कूलम को सी से इंडिकेट करते हैं और 1 सेकेंड टाइम। तो ये हमारा किसके बराबर होगा, 1 एम्पियर के इक्वल होगा। तो आज हम लोग 2 टॉपिक कंप्लीट किए, करंट इलेक्ट्रिसिटी को और उसके बाद ईएमएफ को। इससे आगे के वीडियो में, लेक्चर में हम लोग इससे रिलेटेड प्रॉब्लम पहले कंप्लीट करेंगे, फिर नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे। तो जो बच्चे हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि मैं आपके लिए और अच्छे से अच्छे वीडियो बना सकूं और आपके सिलेबस को कंप्लीट कर सकूं। जो भी आपका ड्रीम हो, चाहे मेडिकल का हो या आईटी का हो, आप उसे कंप्लीट करो हमारे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।